जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, जो बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर है। जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का यह है, क्लास 10th का। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले जैव। जैव क्या होता है? जैव का मतलब होता है जीवित, जीवित चीज, जीव। ठीक है, जैव का मतलब क्या होता है? जीवित चीज, जीव, जीवित या जीव। ठीक है, और प्रक्रम, प्रक्रम के मतलब होता है, प्रक्रम के मतलब होता है अनुरक्षण। अनुरक्षण, जितने भी हमारी बॉडी में पार्ट पुर्जे होते हैं, उसका क्या मेंटेनेंस का काम होता है, यानी अनुरक्षण का काम होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? हम जैव सजीव तथा अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? डॉग है, डॉग है। ये देखिए, ये जीव है। क्यों? क्योंकि इसमें गति है। देखिए दौड़ रहा है, इसमें गति है तो जीव है। मतलब इसको, जीव को दूसरे शब्द में कहते हैं जैव। ठीक है, सजीव। और ये क्या है? गाय। गाय चर रही है, तो ये चर रही है तो इसमें गति तो होगा ही। जब गति होगा तो ये सजीव है। सजीव कहने का मतलब दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? इसको दूसरे शब्दों में जैव बोलते हैं, यानी लिविंग। क्या बोलते हैं? लिविंग। ठीक है, और देखिए ये भी मानव है। मानव कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है, तो इसमें भी गति है। जब इसमें गति है तो ये क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। ठीक है, जिसमें गति हो, जिसमें जान हो, वो मेरा क्या कहलाएगा? सजीव, यानी लिविंग कहलाएगा। सजीव के दूसरे शब्दों में हम जैव बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि ये है, हरे पेड़ पौधे उग रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ये सब। तो ये सब क्या हो गया? जीव हो गया। ठीक है, जीव हो गया, जिसमें जान हो, सजीव है। और देखिए जैसा कि आपने देख सकते हैं कि ये है डॉग। डॉग ये तो मर चुका है। जब मर चुका है तो इसका शरीर तो मृत हो गया ना। जब शरीर मृत है तो इसमें जान नहीं है। जब जान नहीं है तो ये सजीव है या निर्जीव है? ये निर्जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्जीव। ठीक है, निर्जीव कहलाएगा। इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं अजैव, यानी नॉन लिविंग। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? नॉन लिविंग। इसको डिफिनीशन के तौर पर हम समझते हैं। सजीव क्या है? सजीव जिसमें जान हो, सजीव कहलाएगा। जिसमें जान न हो, गति न हो, वो निर्जीव कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? देखिए स्क्रीन पे, रणधीर, यस सर। जैव, ठीक है। विकास, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून सभी को। अब देखिए दोस्तों, आगे ये क्या कर रहा है? केवल दिखाई देने वाली गति। क्या है? केवल दिखाई देने वाली गति, जो गति करता है। ठीक है, केवल दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, केवल गति, गति ही नहीं चाहिए, उसमें जीव भी चाहिए, जान भी चाहिए। ठीक है, और क्या करें? अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, जो अणु को गति है उसको आंख से हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें एक मशीन की आवश्यकता होगी, माइक्रोस्कोप। क्या? माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है हमें देखने के लिए। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है।
जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनके अंदर जो है आणविक गति नहीं होती है, ठीक है। जब तक वे किसी कोशिका को क्या है, जब तक वे किसी कोशिका को क्या कर दे, संक्रमित नहीं कर दे, ठीक है, संक्रमित नहीं करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होते। क्यों? कब होगी गति? जब किसी कोशिका को संक्रमित कर दे तब, यानी मार दे तब। समझ में आ गया? इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या निर्जीव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? इस पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये अनुरक्षण, ये है पोषण, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जैव प्रक्रम क्या है। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। अब समझते हैं जैव। जैव मतलब जैसा कि हम बताए हैं कि जैव का मतलब होता है जीवित। क्या होता है? जैव का मतलब होता है जीवित। जैव, जैव का मतलब क्या होता है? जीव या जीवित, ठीक है। और प्रक्रम, इसका क्या मतलब होता है? ये जो प्रक्रम है अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। तो अब समझेंगे जैव। जैव का मतलब होता है जैसा कि हमने बताया जीव या जीवित, ठीक है। और प्रक्रम, प्रक्रम बोले तो हमारे शरीर में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं वो क्या मेंटेनेंस का काम करते हैं, यानी अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो आइए हम डिफिनीशन की मदद से समझते हैं। जैसे ये क्या कर रहा है, वे सभी प्रक्रम, जितने भी प्रक्रम है हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या कर रहा है, वे सभी प्रक्रम मतलब हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट पुर्जे उसके बारे में चर्चा कर रहा है, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? वे सभी प्रक्रम मतलब हमारे शरीर में जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जितने भी पार्ट पुर्जे वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। वे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, ठीक है। इसमें निम्न प्रक्रम शामिल है। तो ये जैसे है जैव प्रक्रम के पोषण, फर्स्ट में क्या है, पोषण, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण, पोषण में हम समझेंगे किसी भी काम करने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ताकत की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता है। वो ताकत कब मिलेगी, जब हम भोजन करेंगे, यानी खाद्य पदार्थ करेंगे, ठीक है, भोजन करेंगे तब हमें ऊर्जा की ठीक है, रख दीजिए, ठीक है। तो अब देखो श्वसन, श्वसन क्या है? श्वसन के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रैकिया, श्वास नली, श्वास रंध्र, ठीक है, नासिका छिद्र, ये सब श्वास नली। मतलब श्वसन क्या होता है, सांस लेने वाली जो क्रिया है, सांस लेने वाली जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं श्वसन, ठीक है। और वहन, वहन, वहन में पढ़ा जाता है हृदय, रक्त का परिसरण कैसे होता है, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, हृदय, ये सब हम वहन में पढ़ेंगे, ठीक है। और उत्सर्जन, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। फिर से एक बार सुनो, शरीर से बाहर क्या है, शरीर से लिखवा देते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन का डिफिनीशन हो गया शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल
देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन क्या होता है। क्या होता है? शरीर से हानिकारक पदार्थ, जितने भी हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए आ गया है यहाँ पे पोषण। क्या है? पोषण। अब देखो आ गया यहाँ पे पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग समझते हैं। पोषण के डिफिनीशन क्या कह रहा है? भोजन ग्रहण करना। क्या? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसको दूसरे शब्द में हम बोलेंगे, जैसा कि हमने बताया पोषण क्या है। हमें किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एनर्जेटिक यानी एनर्जेटिक पावर, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता होती है यानी ताकत की आवश्यकता होती है। वो ताकत कब मिलेगा? जब हम लोग किसी खाद्य पदार्थ को खाएंगे तब। समझ में आ गया? तो वही क्रिया क्या कहलाता है? पोषण। समझ में आ गया? अब देखो न्यूट्रिशन, पोषण के भी प्रकार होते हैं। किसके? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होते हैं? TYPES, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके भी प्रकार होते हैं। देखो फर्स्ट में है स्वपोषी पोषण और सेकंड में है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। और विषम पोषी को दूसरे शब्द में बोलते हैं पर पोषण। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्वपोषी पोषण का मीनिंग होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसका होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्वपोषी पोषण का। और विषमपोषी पोषण का क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी इसको दूसरे शब्दों में परपोषण और इसको दूसरे शब्दों में स्वपोषण। ठीक है, अब देखो स्वपोषी पोषण के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, वैसा जीव, ठीक है, या वैसा पोषण जो जीव खुद से भोजन बनाते हैं यानी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण, या दूसरे शब्दों में स्वपोषण भी बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने से स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, और सेकेंड है विषम पोषी पोषण। ठीक है, ये दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, ये अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसा कि हमने बोला कि ये अपने से भोजन नहीं बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वो क्रिया हमारा क्या कहलाता है? विषम पोषी। ठीक है, जैसे मानव और अन्य जीव दूसरे भोजन पर निर्भर रहता है। जैसे कि मुर्गा क्या होता है? ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के खाते हैं, ये दूसरे जीव पर निर्भर करता है। मानव क्या करता है? मुर्गा भी खाता है, मीट मांस दूसरे जीव पर यानी निर्भर रहता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी इसको दूसरे शब्दों में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो समझते हैं यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में क्या कर देता है?
परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने का मतलब बदल देता है, ठीक है। और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और जल, जल के मतलब H2O, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है, रूप के लिए जाते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो ये क्रिया हमारे क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। फिर से एक बार समझते हैं, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और ये पदार्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O, ठीक है, H2O के रूप में लिए जाते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो यह क्रिया हमारा क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CO2, क्या दिया हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट क्या है 12H2O, मतलब क्या है H2O जल, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में, क्या चीज, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या चीज का निर्माण करेगा, ग्लूकोज का, क्या चीज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का, यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12, ये है ग्लूकोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। और 6CO2 ऑक्सीजन, ठीक है, 6CO2 प्लस में H2O, समझ में आ गया। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, 6H2O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये H है, क्या है H मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है, कहां कर देता है, बाहर कर देता है, किसको, ऑक्सीजन को, समझ में आ गया। और क्या करता है, ये खुद ले लेता है, हाइड्रोजन क्या करता है, खुद ले लेता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है, हम लोग ग्राफिक स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का मीनिंग होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 4 चीजें की आवश्यकता होती है, क्या चीज, 4 चीज हमेशा याद रखना। पहला तो है सूर्य का प्रकाश, क्या है, सनलाइट, जो ऊपर से सूर्य के प्रकाश आता है वो सनलाइट, और दूसरा है H2O यानी जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और चौथा क्या है, चौथा है क्लोरोफिल। तो ये 4 चीज रहना आवश्यक होता है। जैसे ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी इसको कच्ची सामग्री ना बोलकर आप बोल सकते हैं आवश्यक चीजें क्या क्या है। तो फर्स्ट में सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है, इसको सनलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सनलाइट, सनलाइट। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और जल H2O, ठीक है। ये 4 चीज रहने के लिए आवश्यक होता है। और नेक्स्ट क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या होती है, किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो देखिए क्या क्या घटनाएं हैं। फर्स्ट में क्या है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी ऑब्जर्वेशन, अपने तरफ खींचता है, ठीक है। और सेकंड में क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ठीक है, रूपांतरित करना, यानी रूपांतरित का मतलब होता है, या देखो रूपांतरित, रूपांतरित का मतलब होता है
परिवर्तित परिवर्तित, ठीक है। परिवर्तित का मतलब होता है बदल देना। क्या होता है? बदल देना, ठीक है। तो अब समझिए क्या कर रहा है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देना, मतलब वियोजन कर देना। तो प्रकाश जो ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा को क्या कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है? रूपांतरित, यानी बदल देता है। जब प्रकाश ऊर्जा होता है तो उसको रूपांतरित ऊर्जा में बदल देता है, रूपांतरित ऊर्जा में बदल देता है। और क्या करता है? जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो होता है उसमें अपघटन कर देता है, यानी वियोजन कर देता है। अपघटन यानी वियोजन, वियोजन, ठीक है। और तीसरा क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देना, ठीक है। तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखो, अब आ गया रंध्र, जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। अब सबसे पहले हम रंध्र के बारे में समझते हैं। व्हाट इज द स्टोमाटा? क्या है व्हाट इज द स्टोमाटा? वो स्टोमाटा क्या है, यानी रंध्र क्या है? तो समझते हैं रंध्र क्या होता है। ये पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। पत्तियों में छोटे छोटे उपस्थित जो छिद्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे उपस्थित जो छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र। यानी पत्तियों के ऐसे बोल सकते हैं, पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र हम लोग समझेंगे, जिसको स्टोमाटा भी बोलते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र यानी छोटे छोटे छिद्र, सूक्ष्म के मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, यानी रंध्र कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, रंध्र के भी प्रमुख कार्य है। क्या है? रंध्र के भी प्रमुख कार्य है। क्या क्या कार्य है अब देखेंगे हम लोग। फर्स्ट में, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। किन्हीं छिद्रों के द्वारा? रंध्र के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? आप क्या आंसर दीजिएगा? रंध्र द्वारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। समझ में आ गया? जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है तो जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा निकल जाता है। कैसे निकलेगा रंध्र द्वारा? मान लो कि ये क्या है? रंध्र। रंध्र पर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आप इनको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा ये क्या करता है? जल इकट्ठा हो करके, ये सुबह में देखिएगा कई इस प्रकार के पत्ते होते हैं, उस पर बूंदा बूंदा टाइप के जल रहता है, ठीक है। तो उन्हीं द्वारा, रंध्र के छिद्रों द्वारा निकलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो कह रहा है द्वार कोशिका, अधिचर्म कोशिका इसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र है सूक्ष्म है, इसको रंध्र छिद्र बोलते हैं। बीच वाला जो है इसको रंध्र छिद्र बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। रंध्र के छिद्रों को, रंध्र के छिद्र द्वारा दो सतहों से घिरे कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका, ठीक है। तो आइए डिफिनीशन की मदद से समझते हैं। द्वार कोशिका, ठीक है। रंध्र के द्वारा घिरे दो छिद्रों को क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या कर रहा है? द्वार कोशिका। रंध्र के दो छिद्रों द्वारा घिरे छिद्र को क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। जैसे ये दो को है कि नहीं है ना, ये दो है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? द्वार कोशिका। ये रंध्र से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे चित्र में क्या कर रहा है? रंध्र मतलब पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छिद्र, सूक्ष्म छिद्र मतलब छोटे छोटे छिद्र,
श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं। समझ में आ गया? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या आ गया, विषमपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। विषमपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके भी प्रकार होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कौन कौन? पहला है प्राणी संपोषण, ठीक है। क्या है? प्राणी संपोषण। दूसरा है मृत जीवी और तीसरा है परजीवी पोषण। फर्स्ट में क्या है? प्राणी संपोषण, याद रखना, प्राणी संपोषण। सेकंड में मृत जीवी पोषण, जो सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। और परजीवी पोषण। तो हम सबसे पहले A1 नंबर समझेंगे, प्राणी संपोषण। इसका डिफिनेशन क्या कर रहा है? इसमें जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ, कितना? संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। कहां पे होता है? अंदर। अब समझेंगे, इसमें जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ को क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है? अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर की ओर लेता है। और क्या करता है? उनका जो पाचन होता है शरीर से अंदर की ओर होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हो गया अमीबा। अमीबा क्या करता है? पाचन अंदर की ओर करता है, ठीक है। और जैसे कि मानव, समझ में आ गया। और देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी अपना जो है भोजन मृत जीवों के शरीर से वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी, कवक। जैसे मृत जीवी जो है सड़े गले चीज पे आश्रित रहते हैं, जैसे गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या होगा? मृत जीवी, मतलब सड़े गले चीज पर वो क्या करते हैं? अपना जमते हैं, ठीक है। तो वो सड़े गले चीज पे ये आश्रित रहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है? परजीवी। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वही क्रिया क्या कहलाता है? परजीवी, ठीक है। परजीवी पोषण। जैसे उदाहरण के तौर पर अमरबेल, जू, फीता कृमि। जू के मतलब हो गया ढील। ढील मानव के केस में रहता है, कपाल में, ठीक है। उनको मानव के बिना मारे ही, बिना हानि पहुंचाए वो क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो वो क्या कहा जाएगा? परजीवी पोषण, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अमीबा में पोषण किस प्रकार से, ये लास्ट टॉपिक है आपका, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो सबसे पहले समझेंगे अमीबा, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। तो अमीबा पहले समझेंगे, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड, फोर्थ, इसको समझेंगे बारीकी से, ठीक है। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, तो देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है, ये क्या है? अमीबा का चित्र है। क्या है ये? सब आप देख रहे होंगे, ये अमीबा का चित्र है। इसमें कैसे कैसे भोजन होता है, कैसे पाचन होता है, कैसे भोजन को लेता है, ये सब इसमें बताया गया है। चित्र के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले इसके बीच में ये जो देख रहे हैं बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक है। खाद कण, खाद कण यानी भोज्य पदार्थ। ये जो आप दिख रहे हैं रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये खाद कण है, यानी भोज्य पदार्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है? खाद कण को देखता है तो पहले छोटे छोटे आकार अपने की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। छोटा सा पहले गुब्बारा की तरह मुंह फुलाएगा और अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसको? खाद्य पदार्थ यानी भोजन को, ठीक है, अपने की ओर आकर्षित करता है। देखो जैसे पादाप कुटपाद, मतलब कुटपाद बना लेता है। ये जो आप दिख रहे हैं कुटपाद है। कुटपाद क्या करता है? जब बना लेता है तब भोजन अपने की ओर आकर्षित करता है, ठीक है।
और नेक्स्ट में क्या करे, खाद्य रिक्तिका, यानी खाद्य रिक्तिका में क्या करता है, भोजन को रख लेता है। और खाद्य कण यानी भोजन को रखने, खाद्य कण कहने का मतलब भोजन, तो वो धीरे धीरे कुटपाट बना के भोजन को अंदर लेगा और खाद्य रिक्तिका में क्या करेगा, चाप लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में खत्म हो जाता है, अमीबा अपना भोजन क्या करता है, अपना अंतर्ग्रहण कर लेता है, यानी अंदर ले लेता है। समझ में आ गया। अब देखो क्या कर रहा है, अमीबा भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, ठीक है, भोजन की अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। ये देखिए भोजन, ये पदार्थ है, यानी इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, कुटपाद। जैसा कि हमने बोला, ये आप दिख रहे हैं, ये इसको कुटपाद बोलते हैं। ये अमीबा जब भोजन को देखता है तो कुटपाद बना लेगा, जब कुटपाद बनाएगा तो भोजन अपनी ओर धीरे धीरे आकर्षित करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जैसे जब भोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो खाद्य रिक्तिका में क्या करेगा, धीरे 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 खाद्य रिक्तिका में ले जाएगा। जब खाद्य रिक्तिका में ले जाएगा भोजन, ये है खाद्य रिक्तिका, ठीक है, ये खाद्य रिक्तिका है। जब खाद्य रिक्तिका में भोजन ले जाएगा तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या करता है, भोजन को सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, जटिल पदार्थ को विघटन कर दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बचा हुआ जो अपचा कोशिका की सतह की ओर गति करता है, बचा हुआ अपच कोशिका की ओर गति करता है, मतलब जो बच गया हुआ भोजन क्या करता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है, धीरे धीरे गति मतलब चलने लगता है, ठीक है। और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब जो है पदार्थ है उसके अंदर शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है, निष्कासित, निष्कासित का मतलब आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। निष्कासित का मतलब होना निकाल देना, निष्कासित, निष्कासित के मतलब निकाल देना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें। जय हिंद।